वेलकम बैक वंस अगेन माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं एनसीईआरटी सेक्शन में चैप्टर 5 यानी न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो चलिए चैप्टर 5 की एक्सरसाइज की बात करते हैं। हम क्वेश्चन 1 पे डिस्कशन कर रहे हैं। फॉर सिंप्लिसिटी इन न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस, पूरे चैप्टर के लिए बोल दिया ये लाइन। वी टेक g इज इक्वल टू 10। ज्यादातर एनसीईआरटी के क्वेश्चंस में आपको g कितना लेना है 10। वैसे स्टैंडर्ड वैल्यू जो g की होती है वो 9.81 होती है, ठीक है। बट खैर चलो अभी पहले यहां क्वेश्चन देखते हैं। गिव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ईच केस। हमें हर केस को डिस्कस करना है, उसका नेट फोर्स बताना है और डायरेक्शन ऑफ फोर्स बतानी है, क्योंकि फोर्स कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। चलिए पहला क्वेश्चन देखें, इसका फर्स्ट पार्ट देखें। पार्ट ए की बात कर रहा हूं मैं, तो पार्ट ए में जरा ध्यान देना। A drop of rain falling down with constant speed। यहां मेन फोकस हमारा किस वर्ड पे है, कांस्टेंट स्पीड पर। आपको जानकारी के लिए हम बता दें, द डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। या आप ऐसे पढ़ते होगे द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन। तो मतलब इन द सेंस डिफरेंशिएशन से है। स्पीड कांस्टेंट है, ध्यान देना। तो यहां पर वेलोसिटी अगर कांस्टेंट हो गई, स्पीड कांस्टेंट हो गई, तो एक्सेलरेशन क्या बना, जीरो बनेगा। क्या बनेगा, हम ये कह सकते हैं जब कांस्टेंट स्पीड है तो नेट फोर्स कितना है, जीरो। तो हम लिखेंगे एक्सप्लेनेशन में कुछ इस तरीके से, नेट फोर्स ऑन ड्रॉप इज जीरो। पहली लाइन तो ये आपको लिखनी है, एक लाइन ये लिखनी है कि नेट फोर्स जीरो है। लॉजिक क्या है, तो हम कहेंगे एयर ने जो अपवर्ड की डायरेक्शन में अपथ्रस्ट फोर्स लगाया है वो वेट को बैलेंस कर रहा है, इसीलिए वो बॉल या ड्रॉप कांस्टेंट स्पीड से डाउनवर्ड आ रही है। तो यहां लिख देना लास्ट में, सिंस अपथ्रस्ट फोर्स बैलेंस्ड वेट ऑफ ड्रॉप। तो मेन आंसर जो हम लेंगे, हमारा मेन आंसर ये है इस फर्स्ट पार्ट का जो हमारा एक्सप्लेनेशन है। तो नेट फोर्स हमारा कितना है, जीरो। तो डायरेक्शन देने की कोई नीड ही नहीं पड़ेगी आपको। मैग्नीट्यूड होता तो डायरेक्शन की बात होती। तो नेट फोर्स जीरो, और क्यों जीरो हुआ, क्योंकि वेट और अपथ्रस्ट एक दूसरे को बैलेंस कर ले रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन या फर्स्ट पार्ट का एक्सप्लेनेशन हुआ। अभी इसमें किसी के मन में कोई डाउट हो तो हमसे बात करे। चलिए हम लोग सेकंड पार्ट की बात कर लेते हैं। सेकंड पार्ट हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो जरा। अ कॉर्क ऑफ मास 10 ग्राम फ्लोटिंग ऑन वाटर। ये कॉर्क तो आप जानते होंगे शायद, ढक्कन वगैरह इस्तेमाल करते हैं लेबोरेटरी में हम लोग, वो जो केमिस्ट्री वाली वो केमिकल्स की जो कांच की बनी होती बोतल्स। कुल मिला कॉर्क एक लाइट मटेरियल है, पोरस मटेरियल है, स्पंज टाइप का, उसमें होल्स होते छोटे छोटे, वो फ्लोट करता है। लॉ ऑफ फ्लोटेशन आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा, और यहां भी फ्लो ऑफ लिक्विड्स जब आप पढ़ेंगे तो ये चीज मिलेगी। देखिए फ्लोट करने के लिए 3 कॉन्सेप्ट्स हैं। एक होता है पहली सिचुएशन सिंक कर जाने की, कोई चीज डूब जाएगी, इसका ये मतलब हुआ कि जो वेट है ऑब्जेक्ट का वो हैवी है और जो अपथ्रस्ट है वो लेस है। अगर ऑब्जेक्ट का वेट अपना ज्यादा हो और लिक्विड का अपथ्रस्ट कम हो तो वो चीज डूब जाएगी। अगर हम कहें कि वेट और अपथ्रस्ट दोनों इक्वल है तो ये फ्लोट करेगी। ये फ्लोटिंग की मेन कंडीशन है, फ्लोट करेगी। और तीसरी कंडीशन ये है कि अगर वेट कम हो अपथ्रस्ट ज्यादा हो तो पार्शियली सिंक करते हुए, मतलब बहुत थोड़ा हिस्सा सिंक करेगा, बाद बाकी हिस्सा ऊपर रहेगा। तो यहां पर चूंकि फ्लोट कर रहा है तो इसका मतलब वेट किसको बैलेंस कर रहा है, अपथ्रस्ट को, या अपथ्रस्ट किसको बैलेंस कर रहा है, वेट को। दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, तभी तो वो तैर पा रहा है। तो यहां पर नेट फोर्स क्या हुआ, जीरो हुआ।
तो हम कहेंगे नेट फोर्स 0 सिंस वेट बैलेंस्ड बाय अपथ्रस्ट। इसको भी नोट कर लो भैया लोगों। सेक्शन सी पे आते हैं। अच्छे क्वेश्चन से समझना जरा। अ काइट स्किलफुली हेल्ड स्टेशनरी इन द स्काई। एक अच्छा जो उड़ाने वाला है उसने बढ़िया कायदे से उड़ा करके और स्टेशनरी कर रखा है, रोक रखा काइट को। अब रोक रखा है भाई, तो फिर तो बैलेंस हो गया कि नहीं हो गया बताओ? फिर नेट फोर्स 0 है। इस बार क्यों 0? उसका रीजन समझो। जो स्ट्रिंग से टेंशन बनता है, ध्यान रखना, खींचते फिर छोड़ते हैं, तो जो टेंशन स्ट्रिंग से पैदा हुआ उसने वेट को बैलेंस किया हुआ है। ध्यान रखिएगा, काइट के मामले में हम क्या कहेंगे? वेट ऑफ द काइट बैलेंस्ड बाय टेंशन प्रोड्यूसेस इन द स्ट्रिंग। तो यहां भी नेट फोर्स 0 है। तो पहला वर्ड तो यही होगा, नेट फोर्स इज 0, और लास्ट में फिर लिखेंगे सिंस वेट ऑफ काइट बैलेंस्ड बाय टेंशन प्रोड्यूसेस इन स्ट्रिंग। ये थर्ड का एक्सप्लेनेशन नोट करें। देखिए इसमें कह रहा है अ कार मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर ऑन अ रफ रोड। देखिए वेलोसिटी कांस्टेंट होने का सीधा मतलब एक्सेलरेशन 0। एक्सेलरेशन 0 तो नेट फोर्स 0। अब आप सोचते होंगे कि रफ रोड है तो फ्रिक्शन तो काम कर ही रहा है, नेट फोर्स इज 0। यहां बात सही है, फ्रिक्शन काम करेगा। फ्रिक्शन को ही तो ओवरकम करेगा इंजन का फोर्स। जो इंजन फोर्स लगा रहा है उसका पूरा फोर्स, इंजन का जो फोर्स है वो फ्रिक्शन से बैलेंस हुआ जा रहा है, तभी वो कांस्टेंट वेलोसिटी अटेंड कर पाया। नहीं तो वेलोसिटी वेरिएबल हो जाती अगर इंजन का फोर्स ज्यादा होता। बात समझ रहे हो? तो एक्सेलरेशन काम करता। अगर फ्रिक्शन ज्यादा होता, इंजन का फोर्स कम होता, तो रिटार्डेशन काम करता है। बात को सुनिए फिर से। देखो दो फोर्स यहां पर है फिलहाल। यहां पर हम फिलहाल आंसर लिख रहे हैं। पहले तो सिंस फ्रिक्शन इज बैलेंस्ड, फ्रिक्शन फोर्स इज बैलेंस्ड बाय फोर्स ऑफ इंजन। ये तो आंसर है। पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं कि देखो दो फोर्स है, एक फ्रिक्शन है जो बैकवर्ड काम करेगा मोशन के, और जो इंजन अपना फोर्स लगा रहा है वो फॉरवर्ड लगा रहा है। अगर इनमें से कोई एक कम हो और एक ज्यादा हो तो नेट फोर्स 0 नहीं होगा। जैसे इंजन ज्यादा फोर्स लगाता, फ्रिक्शन कम होता, तो धीरे धीरे स्पीड बढ़ती, यानी एक्सेलरेशन होता। फ्रिक्शन ज्यादा हो, इंजन कम फोर्स लगा पा रहा हो, तो रिटार्डेशन होगा। बात समझते हैं? अब चूंकि कांस्टेंट स्पीड है या वेलोसिटी है, तो मतलब दोनों आपस में बैलेंस किए हुए हैं। ना तो बढ़ रहा है एक्सेलरेशन, यानी वेलोसिटी ना बढ़ रही है ना कम हो रही है। तो हम इसीलिए बोलेंगे कि ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। क्लियर बात? नोट करें। देखिए इसका लास्ट पार्ट देख लेते हैं। हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन इन स्पेस, स्पेस में है, फॉर फ्रॉम ऑल मटेरियल ऑब्जेक्ट्स, फ्री फ्रॉम इलेक्ट्रिक, फ्री फ्रॉम मैग्नेटिक। सुनिए जरा इनका क्या सेंस है। पहले बात करते हैं इलेक्ट्रॉन के बारे में। इलेक्ट्रॉन जो होता है वो क्या होता है बताओ भाई? इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? 1.6 10⁻⁻19 कूलम। मास कितना होता है? 9.1 10⁻31 kg। बस दो ही चीजें तो इसके पास है, मास है और चार्ज है। देखो मास अगर होता है तो ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है, लेकिन उसके लिए कोई दूसरा मास होना चाहिए ना। इसमें क्वेश्चन ने हमें कंडीशन दे दी है। देखो मटेरियल ऑब्जेक्ट से बहुत दूर, बहुत दूर मतलब इनफाइनाइट। तो ग्रेविटेशनल फोर्स आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, F =
Gm1m2/r²। पढ़ा कि नहीं पढ़ा? और अगर r बहुत बड़ा हो जाए, इनफाइनाइट जैसा हो जाए, तो फोर्स कैसा काम करेगा? 0। तो यानी इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स काम नहीं कर रहा है। बोलो इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? अब बात आती है चार्ज पार्टिकल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस पे काम करता है, इलेक्ट्रिक फोर्स भी काम करता है। इलेक्ट्रिक फोर्स का फार्मूला हम 12th स्टैंडर्ड में पढ़ाएंगे आपको, लेकिन अभी हम बता देते हैं फार्मूला फिर भी। इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है E = F/Q। F मतलब फोर्स, फोर्स = QE। अब E है नहीं अगर, तो फोर्स कितना हो गया? 0। बात समझना। तो ना तो ग्रेविटेशनल फोर्स इस पे काम कर रहा है, देखो आपके सामने एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं, ना ही इलेक्ट्रिक फोर्स काम कर रहा है। अब एक और फोर्स होता है मैग्नेटिक, चलो उसकी बात कर लेते हैं। मैग्नेटिक फोर्स की बात करते हैं। देखो मैग्नेटिक फोर्स के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं फार्मूला, ये लॉरेंज ने दिया था। किसने दिया था? लॉरेंज। F = QVB sin θ। पढ़ा होगा आपने 10th में, था ये 10th में। तो ध्यान देना, जब मैग्नेटिक फील्ड एब्सेंट है, देखो B एब्सेंट है, तो B को 0 रखो तो फोर्स कितना हुआ? मैग्नेटिक फोर्स भी नहीं काम कर रहा है। हमारे नेचर में टोटल 4 फोर्स होते हैं फंडामेंटल। ग्रेविटेशनल एब्सेंट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एब्सेंट है, न्यूक्लियर तो न्यूक्लियस के अंदर होता है, स्पेस में थोड़ा काम करता है, और एक होता है वीक न्यूक्लियर फोर्स, वीक इंटरेक्शन, वो भी न्यूक्लियस के केस में होता है। 4 ही फोर्स होते हैं, 2 के चांस थे यहां पर, काहे के? ग्रेविटेशनल के और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के, वो 0 है। तो बचा कौन सा? न्यूक्लियर वाले दोनों, वो पॉसिबल नहीं है। तो नेट फोर्स यहां पर क्या हो गया? सो नेट फोर्स 0। अगर ये लॉजिक ना समझ में आए तो मुझे बताएं, आप नोट कर ले, नहीं तो सब बातें। बात करते हैं हमारा नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन उठाइए। अ पेबल ऑफ मास दिस kg थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, गिव द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ नेट फोर्स ऑन द पेबल। एक कंचा है, ऊपर की तरफ उछाला गया है, 3 तरह के मोशन होंगे, अपवर्ड मोशन, एट द टॉप, डाउनवर्ड मोशन। तीनों केस में मुझे फोर्स फाइंड करना है। आपको एक कॉन्सेप्ट के लिए बता दे, जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। पहली बात, अगर बहुत ज्यादा डिस्टेंस कवर ना की जाए तो, मतलब आप बहुत ही किलोमीटर ऊपर चले जाओ तो अलग बात है, तो जी वेरी करेगा। नहीं तो हम जो जनरल मोशन होते हैं उनके लिए जी को क्या लेट कर लेते हैं? कांस्टेंट। अब तुम इतनी दूर मोशन करा दो, यहां से फेंक दो 20,000 किलोमीटर दूर, अमेरिका चला जाए कोई चीज, तो जी वेरी करेगा। लेकिन हम लोकल सिस्टम पे अगर बात करें, 2, 4, 10 मीटर ऊपर जा रहा है, 1-2 किलोमीटर अंदर रेंज में है, तो जी को हम कैसा लेट कर लेते हैं? कांस्टेंट। और दूसरी बात, हमेशा ये डाउनवर्ड काम करता है। हमेशा इसकी डायरेक्शन कैसी होती है? हमेशा डाउनवर्ड होती है। देखो जरा ध्यान से, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहां 0 होता है? सेंटर पर 0 होता है अर्थ के, और कहां होता है? स्पेस में होता है। तो 0 तो कभी होगा ही नहीं आपके जनरल केस में। जैसे कंचा फेंका तुमने, अब कंचा कितने ऊपर फेंक दोगे तुम यार? 2, 4, 10, 20, 50 मीटर बस, तो क्या जी 0 हो जाएगा कहीं? ध्यान से सुनना है एक पार्ट का आंसर। अपवर्ड मोशन हो, डाउनवर्ड मोशन हो, या हाईएस्ट पॉइंट हो, तीनों जगह फोर्स होगा mg, और तीनों जगह ये डाउनवर्ड होगा। कैसा होगा? क्योंकि g हमेशा डाउनवर्ड ही काम करती है। तो वैल्यू कितनी आएगी जरा देखो, 0.05 इंटू जी यानी 10, तो 0.5 न्यूटन इन ईच केस डाउनवर्ड। हो सकता है आपके मन में क्वेश्चन क्रिएट हो रहा हो कि अच्छा अभी तक आप बताते थे कोई चीज ऊपर जाए तो जी माइनस ले लो, ये बात आ सकती है आपके मन में, लेकिन ऐसा नहीं। हम जी माइनस क्यों लेते हैं उसका रीजन समझो। वहां एक्चुअल में वेलोसिटी है तो माइनस लो, अपवर्ड में एक्चुअल में वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज की जाती है, लेकिन उसको काउंटर करके हम लोग जी को बता देते हैं कि अपवर्ड मोशन तो जी नेगेटिव ले लो और डाउनवर्ड तो पॉजिटिव। वो सिर्फ इक्वेशन आप मोशन यूज करने के लिए है। एक्चुअल अगर बात करूं मैं, वेलोसिटी के साथ में उसको हम लेते हैं, इसलिए वहां हम वेलोसिटी नेगेटिव ना करके हम जी को नेगेटिव ले लेते हैं, तो भी आंसर वही आता है। कायदे से मुझे यू की डायरेक्शन के हिसाब से साइन लेना चाहिए कायदे से,
लेकिन सरलता के लिए हम लोग ऐसा कराते हैं जी। लेकिन कभी डायरेक्शन थोड़ा बदलता है क्या? अर्थ की ग्रेविटी ऊपर को काम करेगी क्या कभी? बताओ। अच्छा, और अगर आप टॉप पे भी हैं तो वेलोसिटी तो जीरो है, लेकिन क्या जी जीरो हो जाएगा क्या? mg तो तब भी काम करेगा। अगर एक धागे से कोई चीज हैंग हो गई तो रेस्ट में है कि नहीं? बताओ, क्या उस पर वेट काम नहीं कर रहा है? mg कर रहा है कि नहीं कर रहा? बताओ, डाउनवर्ड काम कर रहा है। तो पीक पर भी वेट काम करेगा। वेलोसिटी जीरो होने से मतलब ये थोड़ा कि फोर्स नहीं काम कर रहा है, फोर्स काम कर रहा है mg। तो हर केस का फोर्स कितना होगा? 0.5 न्यूटन। और हर एक केस की डायरेक्शन कैसी है? डाउनवर्ड। बात समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे हैं? क्योंकि जी हमेशा टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ ही काम करता है। इसमें एक और खास बात है लास्ट में, देखो, डू योर आंसर्स चेंज इफ द पेबल वाज थ्रोन एट एन 45 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। कह रहा अगर हम इस कंचे को इस तरह फेंकें कि यहां से 45 डिग्री बनाए, प्रोजेक्टाइल मतलब एक तरह से, तो प्रोजेक्टाइल के लिए हम बता दें आपको हमेशा के लिए, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है वो हर जगह कांस्टेंट होता है, उस पर कोई असर नहीं कर। देखो, वर्टिकल बदलता है, हॉरिजॉन्टल नहीं बदलता है। वर्टिकल वेलोसिटी हमेशा ध्यान रखिएगा वेरी करती है जब प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा होता है, हॉरिजॉन्टल हमेशा कांस्टेंट होता है। तो चाहे बॉल यहां हो तब भी mg नीचे काम करेगा। देखो, चाहे बॉल यहां हो तब भी mg नीचे काम करेगा, चाहे यहां हो mg तो हमेशा डाउनवर्ड ही काम करेगा। तो हम कहेंगे देयर इज नो अल्टरेशन या देयर इज नो चेंज इन आंसर्स। यानी हमेशा हम चाहे 45 पे फेंके, चाहे 90 फेंके, चाहे 60 फेंके, हमेशा वेट या फोर्स कह सकते हो वो डाउनवर्ड ही काम करेगा और इतना ही काम करेगा। नोट कर लीजिए इसका सोल्यूशन। चलिए हम थर्ड क्वेश्चन की और डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन हमारा थर्ड क्या कह रहा है, जरा ध्यान देना। गिव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ स्टोन ऑफ मास 0.1 kg। तो मास तो हमको गिवन ही है 0.1 kg। अब हम फर्स्ट पार्ट उठाते हैं। जस्ट आफ्टर इट इज ड्रॉप फ्रॉम द विंडो ऑफ स्टेशनरी ट्रेन। देखो, ट्रेन तो खड़ी है, ट्रेन कैसी है भाई? अभी स्टेशनरी ट्रेन है, ये ट्रेन है, इसकी विंडो से ड्रॉप किया गया। तो जैसे हमारा मकान है वो भी तो स्टेशनरी है, हम इसकी खिड़की से कोई चीज ड्रॉप करें तो सीधा mg ही तो काम करेगा कि और कुछ काम करेगा? बताओ। क्योंकि ट्रेन जैसी है स्टेशनरी, मतलब वो पार्ट ऑफ एक तरीके से जैसे बिल्डिंग काम करेगी, बिल्डिंग स्टेशनरी है, वैसे ट्रेन स्टेशनरी है अभी पहले केस में। तो फर्स्ट केस में जो काम करेगा फोर्स वो डाउनवर्ड काम करेगा। और कितना काम करेगा? mg। m हमारा 0.1 और g को हमें कितना लेना है? 10, तो 1 न्यूटन। और डायरेक्शन कैसी रहेगी? इसमें तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं आपको, मुझे लग रहा है फर्स्ट पार्ट में जैसा पीछे डिस्कस किया है, जी हमेशा डाउन काम करेगा तो mg हमेशा डाउन काम करेगा, भले वेलोसिटी की डायरेक्शन कोई भी हो, mg तो हमेशा नीचे की तरफ काम करता है। सेकेंड केस की बात करते हैं। जस्ट आफ्टर इट इज ड्रॉप फ्रॉम द विंडो ऑफ अ ट्रेन रनिंग एट कांस्टेंट वेलोसिटी। फिर वही बात, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, ध्यान रखना, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सीलरेशन कितना होगा? तो एक्सीलरेशन से तो कोई फोर्स काम करेगा नहीं, एक्सीलरेशन की वजह से जो फोर्स होना चाहिए वो कितना है? 0। तो केवल कौन सा बचा? mg। केवल कौन सा बचा? ओनली वेट फिर काम करेगा। तो फिर 0.1 इंटू 10 यानी 1 न्यूटन फिर से डाउनवर्ड ही रहेगा। इसका आंसर क्या रहेगा? 1 न्यूटन। और डायरेक्शन क्या लिखोगे आप? डाउनवर्ड। सेकेंड केस में इसमें भी कोई इश्यू नहीं फंसना चाहिए तुम्हें। जब एक्सेलरेशन होगा तो एडिशनल फोर्स काम करेगा, अदरवाइज एडिशनल फोर्स 0 है, वेट ही काम कर रहा है। थर्ड पार्ट में आओ, देखो, जस्ट आफ्टर इट इज ड्रॉप फ्रॉम द विंडो ऑफ ट्रेन एक्सेलरेटिंग विद 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ट्रेन का एक्सेलरेशन भी इसमें शामिल हुआ। तो अब सी केस में आ जाओ। देखो, वेट तो काम करेगा ही करेगा, वेट कितना है? mg, यानी कि 1 न्यूटन डाउनवर्ड काम करेगा। लेकिन जो फोर्स एक्सीलरेशन की वजह से है ma वाला,
m 0.1 है और a कितना है, तो 0.1 न्यूटन हॉरिजेंटल होगा। ये कैसा होगा, क्योंकि ट्रेन किस तरफ जा रही है, हॉरिजेंटली चलेगी कि नहीं बताओ। तो जो एडिशनल फोर्स है वो कितना है, 0.1 न्यूटन। लेकिन बहुत देर तक ये एक्टिव नहीं रहेगा, जब छोड़ा बस उसी समय ये एक्टिवेट होगा और फिर इसकी वैल्यू उसी में वेट में चली जाएगी, यानी ये वेनिश होगा। ये मोमेंटरली आया है, फाइनली इट वेनिसेस, ये खत्म हो जाएगा। एडिशनल जो है थोड़ी देर रहा है जब ड्रॉप किया जस्ट उस समय, बाद में बचेगा केवल कितना, 1 न्यूटन जो वेट है, फाइनली वही बनेगा। तो फाइनली अगर हम कहें तो फिर से वेट काम करेगा, फाइनली वेट रिमेन्स, यानी 1 न्यूटन डाउनवर्ड। यानी इसके दो आंसर हैं, बात समझना। पहला दिस प्लस दिस, बट फॉर ए शॉर्ट टाइम इंटरवल। अगर लगातार उसको ऑब्जर्वेशन किया जाए तो बाद में इतना ही बचेगा। एक और पार्ट है इसका, जरा वो भी देख लो। देखो डी पार्ट, लाइंग ऑन द फ्लोर, यही जो ऑब्जेक्ट है 0.1 kg का, लाइंग ऑन द फ्लोर ऑफ ट्रेन विच इज एक्सेलरेटेड दिस वेलोसिटी, दिस एक्सेलरेशन, यानी ट्रेन का एक्सेलरेशन तो गिवन है, लेकिन स्टोन कहां पड़ा हुआ है, रेस्ट में, फ्लोर पर, ट्रेन के फ्लोर पर। जरा बात समझना, ये स्टोन फ्लोर पर पड़ा हुआ है। फ्लोर पर जब कोई चीज होती है, जैसे आप बैठे हो, तो आपका वेट डाउनवर्ड काम करता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फ्लोर का रिएक्शन भी तो ऊपर को काम करता है कि नहीं करता, बताओ। जब ये दोनों इक्वल होते हैं तभी तो आप रेस्ट में हो। अगर आपका सपोज करो वेट ज्यादा हो जाए तो टूट जाएगा सीट जिसपे बैठे हो आपकी, नहीं बताओ, या रिएक्शन ज्यादा हो जाए तो आप ऊपर की तरफ उड़ने लगे जैसे बैलून उड़ता है। तो कहने का मतलब इस सिचुएशन में ध्यान देना, वेट बैलेंस हो रहा है किससे, वेट बैलेंस्ड बाय रिएक्शन ऑफ फ्लोर। पहली बात, ऐसी सिचुएशन में ये दोनों बैलेंस हो गए, तो बचा कौन सा फोर्स, F इज इक्वल टू ma, जो एक्सीलरेशन ट्रेन का है ना, और ट्रेन में स्टोन पड़ा है, तो स्टोन के पास भी तो एक्सीलरेशन हुआ, और इसका मास है 0.1 और एक्सीलरेशन हो गया 1, तो 0.1 न्यूटन केवल फोर्स उस पर काम करेगा। ये लास्ट पार्ट है, नोट करिए, जो दिक्कत हो पूछिए।